फोकस करिए। चैप्टर हम लोग लास्ट क्लास किए थे ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। एक बार फटाफट रिवीजन करा दे रहे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। ऑडिट रिपोर्ट जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो एक अपना ओपिनियन देगा, एक एक्सप्रेशन देगा लिख करके कि उसका कंक्लूजन क्या निकला है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो है ये आपका मैंडेटरी है। ऑडिट रिपोर्ट मतलब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो रिपोर्ट बनाएगा ही। क्लियर है क्या? तो ये ओपिनियन रहता है। ऑडिटर का क्या रहता है? ओपिनियन, एक्सप्रेशन रहता है। दूसरा हम लोग का था ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट सर्टिफिकेट ऑडिटर लिख करके देता है कि हमने ये आइटम को ऑडिट किया है, और उसमें जो भी लिखता है वो सारे के सारे फैक्ट को लिखता है, सच्चाई को लिखता है। उसमें कुछ एस्टिमेशन के आधार पे नहीं लिखा जाता है। ऑडिट सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन अगर मांग देता है कि हमें ऑडिट सर्टिफिकेट दीजिए तो ऑडिटर एक सर्टिफिकेट लिख करके देगा कि हमने इस चीज़ का जांच पड़ताल किया है, उसका एक्यूरेसी ये है, और एग्जैक्टली जो फैक्ट रहता है, सच्चाई रहता है, वही लिखा जाता है ऑडिट सर्टिफिकेट में। क्लियर है क्या? ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट 4 तरीका का था। क्लीन, क्लियर एक साथ था। क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। 4 तरीका का ऑडिट रिपोर्ट था, क्लीन और क्लियर। दूसरा क्वालिफाइड। तीसरा क्या भाई? एडवर्स। चौथा डिस्क्लेमर। क्लीन और क्लियर रिपोर्ट कब देगा ऑडिटर? जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, जब बुक्स ऑफ अकाउंट शो करेगा 100% ट्रू एंड फेयर व्यू, पूरा का पूरा जब सब कुछ ठीक ठाक है तो ऑडिटर क्या देगा? क्लियर रिपोर्ट। और क्लियर और क्लीन रिपोर्ट जब देता है ना, जनरली ऑडिटर यही रिपोर्ट देता है, क्योंकि रीजन देने का दरकार नहीं है। ये रिपोर्ट अगर ऑडिटर देता है तो रीजन देने का दरकार नहीं। दूसरा हम लोग का क्वालिफाइड रिपोर्ट था। क्वालिफाइड रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत गड़बड़ी है जिसका डिस्क्लोजर नहीं मिला है, और गड़बड़ी के बारे में भी लिखा है लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया कि चीज़ क्या है, तो ऑडिटर क्या पकड़ाएगा भाई? क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। समझ पा रहे? माने सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर। अगर कुछ रिजर्वेशंस रहेगा तो ऑडिटर उस सिचुएशन में आपको कौन सा रिपोर्ट देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। तीसरा है एडवर्स या निगेटिव रिपोर्ट। एडवर्स और निगेटिव रिपोर्ट कब देगा? जब आप कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट उससे बना के नहीं दीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा, तो ऑडिटर आपको एडवर्स रिपोर्ट पकड़ा के चला जाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? या कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिएगा, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट का डिटेल दीजिएगा, कुछ नहीं दीजिएगा, तो ऑडिटर आपको एडवर्स रिपोर्ट बना के देगा। समझ पा रहे हैं? माने सम इन्फॉर्मेशन गिवन, सम इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन, सम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, सम बुक्स ऑफ अकाउंट नॉट मेंटेन। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर जब आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, तो आपको कौन सा रिपोर्ट देगा? एडवर्स रिपोर्ट। लास्ट वाला है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर रिपोर्ट ऑडिटर कब देगा? जब उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मिला, तो कौन सा रिपोर्ट बना के जाएगा? डिस्क्लेमर। तो 4 तरीका का ऑडिट रिपोर्ट था। ऑडिट रिपोर्ट के कुछ इसेंशियल एलिमेंट थे। कंटेंट था कि पहला सिंप्लिसिटी होना चाहिए, सबको समझ में आए। ऑडिट रिपोर्ट इस वे में लिखा जाए कि सबको समझ में आए। अनबायस, अनबायस का मतलब होता है कि भाई इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पक्षपात वाला बात नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? जो सच्चाई है उसको लिख के ऑडिटर दे, इसको हम कहते हैं अनबायस। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा? ऑडिटर को उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, डेट होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अनएम्बिगुअस, डबल मीनिंग वर्ड वाला नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग वाला वर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। किसका बात कर रहे हैं? कंटेंट ऑफ कौन सा रिपोर्ट भाई? ऑडिट रिपोर्ट। कंटेंट ऑफ कौन सा रिपोर्ट? तो पहला क्या भाई? सिंप्लिसिटी होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। समझ रहे? और क्या बोले हैं? सिग्नेचर ऑडिटर का होना चाहिए। समझ? इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। इंफॉर्मेटिव माने इंफॉर्मेशन देने वाला होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव उसमें लिखा होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? डिस्क्लोजर पूरा का पूरा लिखा होना चाहिए। ये सारे के सारे कंटेंट हैं। किसके कंटेंट है भाई? ऑडिट रिपोर्ट के। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू कब ऑडिटर बोलेगा? तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए 3 कंडीशन है। ये पहला क्लास में हम समझाए थे कि फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन। ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए 3 का 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला कंडीशन था कि ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलोड, सारे के सारे एएस फॉलो किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने सारे के सारे एएस फॉलो किया है। पहला कंडीशन। दूसरा, अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपर। अकाउंटिंग पॉलिसी इसका प्रत्येक साल सेम होना चाहिए। समझ? अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, तो अगला बार भी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से चार्ज करे। अगर स्टॉक को मेंटेन किया फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगला साल भी फीफो मेथड से फॉलो करे। इसको कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। और तीसरा है एडुक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट। पूरा का पूरा डिस्क्लोजर देना चाहिए कि क्या क्या है। जैसे देखिए हम लोग सवाल करते हैं अकाउंट्स में, बालक सुना ध्यान से, हम लोग अकाउंट्स में सवाल करते हैं तो नीचे नोट्स टू अकाउंट रहता है।
तो वैसे ही नोट्स टू अकाउंट तो वहाँ पे थोड़ा रहता है ना, 2-4 लाइन का रहता है। कंपनी का रियल लाइफ वाला देखिएगा ना, एडिक्वेट डिस्क्लोजर, तो 200-300 पन्ना का होता है, पूरा उसमें लिखा रहता है डिटेल में क्या है नहीं है। इसको हम कहते हैं एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन नोट्स टू अकाउंट। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑन, हम लोग को तो 4-5 तो दिया रहता है ना कि शेयर कैपिटल में क्या क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, फिक्स एसेट में क्या है, नीचे दिया रहता है ना सवाल में। तो वैसे ही कंपनी के लाइफ में कितना पन्ना का होता है भाई, 200-300 पन्ना का होता है। इसको कहते हैं एडिक्वेट डिस्क्लोजर। क्या कहते हैं? तो अगर 3 का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो ऑडिटर कौन सा क्या बोलेगा भाई कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है। अगर ये 3 का 3 कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करेगा तो ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू का रिजल्ट नहीं देगा, समझे। तो अगर ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा तो लिखेंगे कि फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू सेटिस्फाइड ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशन, ऑल एज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर मस्ट बी प्रॉपर, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर गिवन ऑन नोट्स टू अकाउंट। समझ पा रहे? ऑडिटर कोई ऑडिट जब करता है तो कोई एश्योरेंस और गारंटी नहीं देता है, बट टू कमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कमेंट करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस पढ़ना है ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में। सुनिए ध्यान से, बुक कोई खोलने का दरकार नहीं है, लास्ट में बुक लगेगा, आप सुनते जाइए। हम अपना बुक थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग रख लेते हैं सामने। सुनिए किसका बात करें, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। बुक बंद कर दीजिए, अभी बुक खोलने का दरकार नहीं है, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है, सुनिए सिर्फ। अच्छा, पहला तो मीनिंग लिख दीजिए आप ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट सर्टिफिकेट में। पहला मीनिंग हो जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट इज एन ओपिनियन, रिटन ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, और ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है भाई, कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट, कंफर्मेशन ऑफ सच्चाई को जो लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, ऑडिट सर्टिफिकेट। और ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखता है ऑडिटर, ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ 19-20 हो भी जाता है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि टेस्ट के आधार पे, टेस्ट बेसिस के आधार पे ऑडिट रिपोर्ट बनता है। ऑडिट रिपोर्ट जो बनता है किसके आधार पे बनता है, टेस्ट बेसिस, माने ऑडिटर नॉट रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम आ जाएगा तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि भाई तुम तो चेक किया है, चेक किया है, जो जिस चीज़ को चेक किया उसका तो गारंटी दे ही सकते हैं, पर्टिकुलर चीज़ को हम चेक किए उसका गारंटी दे सकते हैं। तो ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए ऑडिटर क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिट रिपोर्ट का जो स्कोप है वाइड है, समझ पा रहे हैं, क्योंकि सब जगह काम आता है। और ऑडिट सर्टिफिकेट कहीं कहीं काम आता है, जैसे गवर्नमेंट मांग लिया या गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर मांग लिया कि सर्टिफिकेट लिखवा के लेके आइए, समझ रहे हैं। तो इसका स्कोप जो है क्या है, नैरो है। इसका स्कोप क्या है, 3 डेफिनेशन हुआ, पहले क्या हुआ, डिफरेंस हुआ 3, पहले मीनिंग, दोनों का मीनिंग लिख दीजिए। दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, सर्टिफिकेट के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। स्कोप का बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप क्या है भाई, वाइड है, बड़ा स्कोप है क्योंकि हर जगह चलेगा। और सर्टिफिकेट का क्या है, स्कोप नैरो है। ऑडिट रिपोर्ट कब देना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो आपको देना पड़ेगा बना करके, समझ पा रहे, एक समय जब खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट बनाना कब चालू करेगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एक समय लेता लोग कितना दिन में बना के देंगे, तो उतना दिन में आप ये लोग को बना के देना होगा। लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट कब सबमिट करना होगा, जब जरूरत पड़ेगा तब, जब जरूरत पड़ेगा, समझ पा रहे। तो अगर टाइम ऑफ सबमिशन का बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट कब देंगे, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कौन सा ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर। और ऑडिट सर्टिफिकेट कब देना पड़ेगा भाई, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन जब बोलेगा तब आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट से कौन कौन से पार्टी संबंधित है, ऑडिट रिपोर्ट से जितने के जितने स्टेक होल्डर्स है सभी लोग संबंधित है। स्टेक होल्डर्स के लिस्ट में कौन आता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसको जिसको उस कंपनी से मतलब है, जिसको जिसको उस कंपनी से मतलब है उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टेक होल्डर में कौन आ सकता है, कस्टमर आ सकता है, कस्टमर स्टेक होल्डर में आ सकता है, इन्वेस्टर आ सकता है, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, क्रेडिटर, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्टेक होल्डर। जिस कंपनी से हम लोग को संबंध हम लोग ये रखते, क्या बोलते हैं, जुड़े रहते हैं या मतलब रहता है, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर। जैसे सीयू का स्टेक होल्डर कौन है, आप लोग हैं और टीचर्स है, जो सीयू के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, और आप लोग भी क्या है, स्टेक होल्डर्स, क्योंकि आप लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मतलब है, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप लोग रजिस्टर्ड है, और हम लोगों को भी मतलब है कि उसका एग्ज़ाम लेगा, कब रिजल्ट निकालेगा, समझ पा रहे, सिलेबस क्या है, समझ रहे। कोई प्रॉब्लम आता है तो बोला जाता है कि बीइंग ए स्टेक होल्डर हम लोग का राइट है बोलने का, समझ रहे। तो स्टेक होल्डर का मतलब जो लोग उससे संबंधित है, वो इंटरनल पार्टी भी हो सकते हैं, अंदर का भी हो सकते हैं और बाहर का भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं स्टेक होल्डर।
तो ऑडिट रिपोर्ट से कौन पार्टी संबंध रखता है? स्टेक होल्डर, जितने स्टेक होल्डर है। और ऑडिट सर्टिफिकेट से किसको मतलब है? गवर्नमेंट को और लोन प्रोवाइडर को। कभी कभी जो लोन देता है ना, बोलता है लिखा के लिए सर्टिफिकेट, तो उस समय ऑडिट सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट और किसको? लोन प्रोवाइडर्स। डिफरेंस क्लियर है क्या? वापस से बोल दे रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट। पहले क्या? ऑडिट रिपोर्ट इज अ रिटन ओपिनियन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑडिटर, और ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है भाई? कंफर्मेशन ऑफ फैक्ट, कंफर्मेशन ऑफ। ऑडिट रिपोर्ट का स्कोप क्या है? वाइड। ऑडिट सर्टिफिकेट का स्कोप नैरो। ऑडिट रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑडिटर। कौन रिस्पॉन्सिबल है? समझ रहे? लेकिन सॉरी, ऑडिट रिपोर्ट के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल, ऑडिट सर्टिफिकेट के लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑडिट रिपोर्ट कब देना पड़ेगा? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये कब देना पड़ेगा? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे हैं? कौन पार्टीज कंसर्न रखता है भाई ऑडिट रिपोर्ट से? ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल स्टेक। और इधर कौन रखता है भाई? गवर्नमेंट और लोन प्रोवाइडर्स। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर लगे हाथ स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में कारो बाकी है। कारो के लिए पूरा एक क्लास लगेगा, इसलिए हम कारो के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कारो का टोटल 16 क्लॉज है, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? 1 घंटा का मतलब एकदम टाइम चाहिए, तब जाके कारो खत्म होगा, नहीं तो कारो नहीं खत्म होगा। और जैसे तैसे कारो पढ़ा दे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे तैसे अगर पढ़ा दे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। समझ पा रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 हम लोगों का अदर थ्रस्ट एरिया। बोलिए क्या बोले हैं? अदर थ्रस्ट एरिया। और भी बहुत सारे एरिया है जिसका ऑडिट किया जा सकता है। अदर थ्रस्ट एरियाज में सबसे पहले आता है, अच्छे से सुनिए भाई, अदर थ्रस्ट एरियाज में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिट को कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड। समझ पा रहे हैं? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, माने सीएमए पास होना चाहिए। कॉस्ट ऑडिटर मस्ट बी क्वालिफाइड सीएमए पास होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग, एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग, या किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा है उसका एग्जामिनेशन करना, वेरिफिकेशन करना। ये सारे के सारे चीज़ कहाँ आता है? कॉस्ट ऑडिट में। कहाँ आता है बोलिए? क्लियर? इट इज डन बाई कौन करेगा भाई? कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी क्वालिफाइड सीएमए। मस्ट बी क्वालिफाइड। आशीष ठीक से बैठो, देखो कॉस्ट ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मस्ट बी क्वालिफाइड सीएमए। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि कॉस्ट ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट किसको कराना पड़ेगा? अच्छे से सुनिए। अप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट दो तरीका का सेक्टर है। दो तरीका का सेक्टर है, एक है रेगुलेटेड सेक्टर और एक है अनरेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब हुआ, रेगुलेटेड सेक्टर का मतलब हुआ उसमें कुछ कंपनी को कंपनीज एक्ट ने क्या किया? ऐड किया कि ये कंपनी जो है ये रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आएगा। समझ पा रहे? और वो कंपनी को छोड़ देंगे तो वो नेक्स्ट जो आएगा लोग जितना कंपनी रहेगा वो सारे के सारे कहाँ आएगा? अनरेगुलेटेड सेक्टर। अगर रेगुलेटेड सेक्टर का टर्नओवर 50 करोड़, समझ रहे हैं? रेगुलेटेड सेक्टर का टर्नओवर कितना भाई? 50 करोड़ मिनिमम है, तो उसे कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा 50 करोड़। समझ रहे हैं? रेगुलेटेड सेक्टर में 4 ही कंपनी आएगा, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, सुगरेंस, पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, सुगरेंस और फर्टिलाइजर। 4 ही कंपनी आएगा। कहाँ आएगा? रेगुलेटेड सेक्टर। कहाँ आएगा? पेट्रोलियम, टेलीकम्युनिकेशन, सुगरेंस और क्या? फर्टिलाइजर। समझ पा रहे? ये 4 कंपनी कहाँ आएगा भाई? रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर का अगर टर्नओवर, रेगुलेटेड सेक्टर का टर्नओवर अगर 50 करोड़ मिनिमम हो गया तो उसे क्या कराना पड़ेगा भाई? कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। और अनरेगुलेटेड सेक्टर है, माने ये 4 कंपनी को छोड़ करके बाहर वाले आप कोई भी कंपनी है सारे के सारे अनरेगुलेटेड सेक्टर में जाएगा। और अनरेगुलेटेड सेक्टर का अगर टर्नओवर 100 करोड़ मिनिमम हो गया तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। और एक घर में प्रोडक्शन चलता है ना, घर में नॉर्मल, वहाँ भी टर्नओवर नॉर्मल 20-50 करोड़ का हो जाता है। नॉर्मल घर में साल का बात चल रहा, साल का 1 साल है प्रोडक्शन है भाई, गुड्स बना रहे हैं, गुड्स बना रहे। समझ पा रहे? एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन साल में टर्नओवर करोड़ रुपया तक का कर लेता है। छोटा मोटा, एकदम छोटा मोटा का बात कर रहे हैं।
तो ये तो आराम से अचीव हो जाएगा, थोड़ा भी लेवल रहेगा। तो समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो कॉस्ट ऑडिट का हम लोग क्या समझ रहे हैं भाई? अप्लीकेबिलिटी। क्या समझ रहे हैं? तो अप्लीकेबिलिटी किसको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा? रेगुलेटेड सेक्टर में अगर आप हैं और आपका टर्नओवर 50 करोड़ मिनिमम हो गया तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। और अनरेगुलेटेड सेक्टर में आप आते हैं तो आपका टर्नओवर मिनिमम 100 करोड़ हो गया तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे? ये कॉस्ट ऑडिट को कौन करेगा भाई? कॉस्ट अकाउंटेंट। क्वालिफाइड क्या होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए होना चाहिए। अच्छा एक मिनट, अगर आपका ये टर्नओवर इतना नहीं भी है ना तो कॉस्ट रिकॉर्ड कराना आपको मेंटेनिंग है, माने मैंडेटरी है। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन सा बोलिए? कॉस्ट रिकॉर्ड। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट के लिए आप एलिजिबल नहीं है ना तो कम से कम आपको कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड कब कराना पड़ेगा? आप किसी भी सेक्टर में हैं, आपका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का हो गया, टर्नओवर 35 करोड़ या उससे, तो क्वालिफाइड सीएमए को बुलाओ। भले कॉस्ट ऑडिट आपको ना कराना पड़े लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड तो कराना पड़ेगा। समझ पा रही है? मैंडेटरी है। कब मैंडेटरी है? जब 35 करोड़ या उससे ज़्यादा का आपका टर्नओवर हो गया तो क्या आपको मेंटेन कराना होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड। ये कॉस्ट रिकॉर्ड कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन करेगा? और ये जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड होगा ये किसके हिसाब से होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड जो भी होगा ये किसके हिसाब से होगा? कॉस्ट का भी एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, समझ पा रहे? जिसे कैश कहते हैं, कैश, CAS, कैश। समझ पा रहे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS कहते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को CAS कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सुनिएगा ध्यान से। तो ये कॉस्ट रिकॉर्ड कब बनाना पड़ेगा? जब टर्नओवर कितना से ज़्यादा? 35 करोड़ या इससे ज़्यादा का हो जाएगा तो आपको एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कराना होगा। माने 35 करोड़ से ऊपर जाते ही आपको कॉस्ट अकाउंटेंट का दरकार पड़ेगा, चाहे कॉस्ट ऑडिट हो और चाहे क्या हो, कॉस्ट रिकॉर्ड। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ, बोले क्या बोले हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ कौन सा ऑडिटर बोलिए? कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कौन सा ईयर भाई? फाइनेंशियल ईयर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अच्छे से सुनो। कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव कौन करेगा भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कहाँ से? 180 दिन के अंदर अंदर, 180 दिन के अंदर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कौन सा ईयर? फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, जहाँ से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वहाँ से 180 दिन के अंदर अंदर किसका चुनाव हो जाएगा? कॉस्ट ऑडिटर। और ये ऑफिस में बना रहेगा 180 दिन फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ, जैसे एग्जाम्पल दे रहा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर इस साल का कब चालू होगा? 23 वाला 1/4/23 को चालू होगा। 1/4/2023। तो 1/4/2023 से 180 दिन यानी 6 महीना, 180 दिन यानी 6 महीना के अंदर अंदर एक तो ऑडिटर का चुनाव कर लेना है। मान लीजिए मिस्टर एक्स को हम लोग ऑडिटर का चुनाव कर लिए। अब ये ऑफिस में ऑफिस में कब तक बना रहेगा? ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, सुनिएगा ध्यान से, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ, चुनाव करके रख लिए। ये जब खत्म होगा, खत्म कब होगा? ये 31 मार्च 2024। जहाँ से खत्म होगा ना वहाँ से 180 दिन तक ये ऑफिस में काम करेगा। नहीं समझे क्या बोले? अच्छे से सुनो। प्रत्येक साल ऑडिटर का चुनाव होगा 180 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ, और ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये खत्म होगा, वहाँ से 180 दिन तक ये काम करेगा, मानो ऑफिस में बना रहेगा। मानो प्रत्येक साल चुनाव कर लिया जाएगा स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगला साल जब खत्म होगा तो ऑडिटर 180 दिन तक काम करेगा ऑफिस में। यही कंसेप्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ कौन सा ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर है। क्वालिफिकेशन ऑफ कौन सा ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर को बुलाइएगा तो एक फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा CRA 2। एक फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा CRA 2। बोलो क्या बोले हैं? CRA 2। अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो एक फॉर्म हमें भरना पड़ेगा CRA 2। CRA समझ रहे? विद इन 30 डेज और 180 डेज। विद इन, बात नहीं, विद इन 30 डेज और 180 डेज। बीच एवरेज और लियर। बीच एवरेज, सुनो ध्यान से। मान लीजिए
1/4/23 को 1/4/23 के बाद हमें ऑडिटर का चुनाव करना था। हम लोग 1/5/23 को ही चुनाव कर लिए। 1/5/23 को ही 29 दिन बाद ही चुनाव कर लिए। तो इधर कितना दिन बचा हुआ भाई? 180 में 30 दिन है, 150 दिन बचा हुआ है। तो यहाँ बोला कि 30 दिन का, जहाँ से ऑडिटर का चुनाव किए वहाँ से 30 दिन और टोटल 180 दिन, टोटल दोनों में जो पहले डेट आ रहा है। तो स्वाभाविक से बात है कि पहले डेट आएगा। स्वाभाविक से बात है कि पहले, समझ पा रहे? दोनों में पहले जो डेट आएगा उसके अंदर अंदर एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि फलाना व्यक्ति को हमने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है CRA 2 में, ये रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? रिपीट कर रहे, वापस से रिपीट कर रहे, सुना। कॉस्ट ऑडिटर का चुनाव कर लिए, एक फॉर्म फिलअप करके किसको देना होगा? ROC को। टाइम लिमिट क्या है ROC को फॉर्म देने का? 30 दिन और टोटल 180 दिन। 30 दिन और टोटल बीच एवरेज अर्लियर, दोनों में जो डेट पड़ेगा, जो दोनों में डेट पड़ रहा, जो पहले डेट आ जाएगा उसके पहले आपको दे देना होगा। मान लीजिए कोई चुनाव किया ऑडिटर का एकदम लास्ट में, 1/4 से लेकर 30 महीना कब होता भाई? 6 महीना कितना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मान लीजिए 28 सितंबर को ऑडिटर का चुनाव किया। कब चुनाव किया भाई? तो 28 सितंबर, माने शुरू से लेके 180 दिन, ये 30 सितंबर को समय खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर को समय, और यहाँ से 30 दिन का समय लीजिएगा तो अक्टूबर में चल जाएगा। तो अक्टूबर और 30 सितंबर, सबसे पहले डेट कौन आ रहा? 30 सितंबर। कौन आ रहा? 30 सितंबर को ही आपको CRA 2 जमा कराना होगा। समझे? माने जहाँ से ऑडिटर अपॉइंट हुआ वहाँ से 30 दिन और ये टोटल 180 दिन का टाइम लिमिट। जो पहले डेट आ जाएगा जमा करिए। कौन सा फॉर्म जमा करिए? CRA 2। वो बच्ची अभी भी नहीं समझी है। सर 28 तारीख है सर, तो फिर 2 ही दिन होती। अच्छा 2 ही दिन बचा ना, टाइम लिमिट तो 30 सितंबर हुआ। 30 सितंबर और 28 के बाद 30 दिन जोड़ो तो कितना हो रहा? अगला महीना में मान लो तो 25 तारीख, 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर और 30 सितंबर में पहले डेट कौन सा आता है? तो इसी दिन जमा करना होगा। यही बात समझाया जा रहा है, समझे? मान लीजिए यहाँ पे 1/5/23 को हम ऑडिटर को अपॉइंट किए, तो यहाँ से 30 दिन कब कहलाएगा? 31 मई कहलाएगा। 31 मई और 30 सितंबर, टोटल तो 30 सितंबर टाइम हो रहा। दोनों में पहले डेट कौन आ रहा है? 31 मई। तो जमा करो 31 मई को। समझे? यही प्रोविजन है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑडिट किसको किसको नहीं कराना पड़ेगा? 2 सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। अगर आप SEZ का स्टेटस लिए, SEZ माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर SEZ में आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है सुन लीजिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब टैक्स फ्री एरिया। हम जहाँ भी प्रोडक्शन करेंगे उस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन करेंगे तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं देंगे। कब? जब SEZ का स्टेटस ले लेंगे तब। इसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या कहते हैं? टैक्स फ्री एरिया। क्या होता है बोलिए? समझ पा रहे हैं? जैसे जम्मू एंड कश्मीर का पूरा एरिया ही SEZ में था, टैक्स फ्री था वहाँ। समझ रहे हैं? बिहार सरकार कई दिन से मांग कर रहा है हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, माने टैक्स फ्री चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, माने SEZ का स्टेटस मांग रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सोचेगा तो देगा, नहीं सोचेगा नहीं देगा। किसका बात करें? SEZ। किसका? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लेकिन कोई कोई कंपनी भी मांग करता है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, सबसे टैक्स लीजिएगा, बाकी हमसे मत लीजिएगा। इसको कहते हैं SEZ। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट परमिशन देगा। जैसे नारायण मूर्ति साहब का कंपनी है इन्फोसिस जहाँ भी प्रोडक्शन करता है वो SEZ का स्टेटस लेने के बाद ही करता है। SEZ का स्टेटस नहीं मिलेगा तो वो वहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगा। वेस्ट बंगाल में भी आया था परमिशन लेने के लिए, लेकिन दीदी ने परमिशन नहीं दिया। समझ रहे हैं? बोली नहीं टैक्स लगेगा भाई। समझ रहे हैं? किसका बात करें? SEZ। किसका? समझ रहे हैं? तो अगर SEZ में आप कर रहे हैं प्रोडक्शन तो आपको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। या आप ऐसा व्यापारी है, ऐसा सुनिए ध्यान से, ऐसा व्यापारी है जो आप 75% दूसरे देशों से कमा के ला रहे हैं, मैंने डॉलर कमा के दे रहे हैं, इंटरनेशनल करेंसी कमा के दे रहे हैं। 75% कमाई जो कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करके कर रहे हैं। एक्सपोर्ट, सरकार तो एक्सपोर्ट वालों को बहुत मानता है। समझ पा रहे? एक्सपोर्ट करने वाले को सरकार बहुत मानता है। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, एकदम आराम से बेचिए, कोई टैक्स नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा व्यापारी, बालक सुन रहा, ऐसा व्यापारी जो 75% रुपया दूसरे देशों से कमा के देता है, ऐसे लोगों को कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार
तो ये लोग कॉस्ट ऑडिट से वंचित है। कौन कौन वंचित है भाई? SEZ और कौन सा? टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट? 75%। कितना परसेंट? क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम लोग का ऑडिट है, सुनिएगा ध्यान से, मैनेजमेंट ऑडिट है। बात नहीं, कॉस्ट ऑडिट हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट ऑडिट है हम लोग का मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छे से सुना एकदम। ये मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है आपके मैनेजमेंट का, आपके पूरे टीम का, आपके पूरे इंटरनल कंट्रोल का जब हम मैनेजमेंट का चेकिंग करेंगे, इंटरनल कोड आपका इंटरनल कंट्रोल का चेकिंग करेंगे, इसको हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट। कि आपका टीम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, जितना एम्प्लॉई है सही से काम चल रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन ठीक से चल रहा है कि नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी वगैरह ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हैं, एम्प्लॉई का सोच ठीक है कि नहीं है, ये सारे के सारे कौन सा ऑडिट में किए जाते हैं? मैनेजमेंट ऑडिट। कौन सा ऑडिट? रोहन क्या बोले हैं? बोला मैनेजमेंट ऑडिट में किसका चेकिंग किया जाएगा? मैनेजमेंट ऑडिट। अब तो सुन रहे थे भाई, सुनाइए क्या दिक्कत है? हाँ तो सुना दीजिए क्या है। आशीष बोलिए, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है भाई? किसका ऑडिट किया जाएगा? सुनिए, एक्टिव हो जाइए, गलत चीज़ है ये सब। बोलो मलिक, मैनेजमेंट ऑडिट में किसका ऑडिट किया जाएगा? बोलिए बोलिए, रुकिए रुकिए, आराम से बैठिए। अब अपना सफाई मत दीजिए, हम सफाई मांग रहे हैं नहीं। मैनेजमेंट ऑडिट बोलिए, चंचल बोलो मैनेजमेंट ऑडिट। वहाँ पे हमको पूजा कराना पड़ेगा लास्ट बेंच में, और कुछ है। आइए बोलो, मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, बिल्कुल सही बोला है। सुनिए बात, क्यों नहीं बोले भाई? आपको मना किया? पूछे तो सुनिए, किसका बात कर रहे? मैनेजमेंट ऑडिट। सुना ध्यान से, अच्छे से सुनिए। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है कि हम किसका ऑडिट करेंगे? मैनेजमेंट का। जो टीम काम कर रहा है ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारे काम सिस्टम में है या नहीं, पॉलिसी वगैरह ठीक से फॉलो हो रहा कि नहीं हो रहा, ये सारे के सारे हम कहाँ चेकिंग करेंगे भाई? मैनेजमेंट ऑडिट। इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ये अपने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कराइएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन और बेहतरीन होगा, आपको जानकारी मिल पाएगा। समझ पा रहे हैं? और बराबर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट का ऑडिट तो कराता ही है, समझ रहे हैं। और मैनेजमेंट में जो लापरवाही करता है उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंका जाता है। जैसे ट्विटर ने किया, आते आते मैनेजमेंट का ऑडिट किया और जो जो एम्प्लॉय केयरलेस था उसको निकाल के बाहर फेंका। समझ पा रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट ऑडिट। किसका बात कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? सोशल ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बिजनेस इन्वायरमेंट को, बिजनेस एथिक्स को, समझ पा रहे हैं, रूल्स को चेक किया जाएगा कि बिजनेस का जो प्रभाव है समाज में क्या पड़ रहा है, माना बिजनेस का जो प्रभाव है समाज में पॉजिटिव है या नहीं है। ये कैसे पता चलेगा भाई? सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? सोशल ऑडिट का मतलब होता है कि बिजनेस जो भी चल रहा है इसका समाज में क्या इम्पैक्ट है, समझ पा रहे हैं? ये कैसे मालूम चलेगा? सोशल ऑडिट के जरिए। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना सोशल ऑडिट करवाता है कि हमारे बिजनेस से समाज में क्या असर हो रहा है, समझ पा रहे हैं? समाज में क्या असर हो रहा है, माने पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा बिजनेस। इसलिए कराया जाता है कौन सा ऑडिट भाई? सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? चेक यही करना है कि हमारे बिजनेस का बिजनेस एथिक्स ठीक ठाक है, बिजनेस एथिक्स माने समाज के प्रति ठीक है, रूल्स रेगुलेशन ठीक है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट समाज में है या नहीं है। इसको हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? समझ रहे? हर ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑडिट करता है, समझ रहे हैं? अच्छा, सोशल ऑडिट का एग्जांपल दे देंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए, एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, आजकल तो गुंडा मवाली का समय है। मान लीजिए ये भाई साहब मान लीजिए एक तो गुंडा से फ्लैट खरीद लिए, वो गुंडा क्या किया, 3 आदमी को फ्लैट बेच दिया, इनको फ्लैट नहीं दिया, पैसा भी रख लिया, बाद में बोला पैसा लौटा देंगे। सुनिए बात में एकदम सुनिएगा ध्यान से, एकदम सुनिए पहले, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा सोशल ऑडिट। सुनिएगा ध्यान से। ये बालक फ्लैट की ना, वो फ्लैट प्रमोटर क्या किया, 3 जन से बेचा, ठीक है। इनको बोल रहा है कि हम पैसा दे देंगे, दिया नहीं है, बोल रहा पैसा दे देंगे। क्या ये पैसा के लिए उसके पास गए थे? फ्लैट के लिए। तो क्या वो सोशल ऑडिट को पूरा कर रहा है? नहीं पूरा कर रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सोशल ऑडिट। माने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लोग हमारे पास आए हैं वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे आप लोग मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो आपका पढ़ाई होना चाहिए, ये सोशल ऑडिट है। समझ पा रहे हैं? मान लीजिए हमारे विद्यालय में कोई गार्जियन अगर नाम लिखवा रहा है, समझ रहे हैं, तो उनके बच्चे का बेहतर भविष्य भी होना चाहिए, बेहतर संस्कार भी होना चाहिए और उनको पढ़ाई भी मिलना चाहिए, समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ अगर मिलता है तो हम सोशल ऑडिट में ठीक ठाक है, और नहीं तो गलत है, समझ रहे हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑडिट करना चाहिए। सोशल ऑडिट का मतलब यही होता है कि आप जिस उद्देश्य के लिए हमारे पास आए हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको फुलफिल होना चाहिए,
समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसे हम कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? सोशल ऑडिट। कौन सा ऑडिट? तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए? समाज के लोग चेक करेंगे तो बिजनेस को चेक कर देंगे। समझ रहे हैं? खत्म हो जाएगा। थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट, थ्रोन आउट फ्रॉम द, किसका बात करें? सोशल ऑडिट। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट। सुना ध्यान से, प्रोप्राइटरी ऑडिट ओनली एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोप्राइटरी ऑडिट ओनली एप्लीकेबल ऑन, प्रोप्राइटरी ऑडिट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भाई? गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोप्राइटरी ऑडिट। बोलो क्या बोले हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट एक तरीका का ऑडिट है जिसमें ऑडिटर जाके चेक करेगा कि रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट, माने जो खर्चा हुआ है वो सही से हुआ है कि नहीं, माने ठीक ठाक खर्चा हुआ है कि नहीं, अनाप शनाप खर्चा तो नहीं हुआ, ये चेक करेगा ऑडिटर। इसको हम कहते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? गवर्नमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? माने प्रोप्राइटरी ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट। खर्चा जो हुआ है रेशनल हुआ है कि नहीं, ठीक ठाक खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, यही चेक किया जाएगा। कहाँ पे चेक किया जाएगा? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कहाँ पे चेक किया जाएगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? रेशनल एक्सपेंडिचर को चेक किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हमारे देश में, तो उसमें जिसको मैनेजमेंट का जिम्मेवारी मिला था, टिश्यू पेपर लिखा था कि एक एक पीस 50 रुपया का है। क्या पता कौन सा टिश्यू पेपर दिया था कि बेटा एक एक पीस वो 50 रुपया का। समझ पा रहे? जो गुब्बारा उड़ाया था लिखा था एकदम कि गुब्बारा जो 10-10 लाख का है। क्या पता वो कौन गुब्बारा उड़ाया था? ऑडिटर जब चेक किया तो पर्दाफाश किया। समझ रहे? इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कौन सा? अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम का ऑर्गेनाइज कौन किया था भाई? गवर्नमेंट। चेक करा है कि भाई जो खर्च किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किया है कि नहीं किया है, भारतीय संविधान के हिसाब से खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। भारतीय संविधान में सारे खर्च का प्रोविजन है, प्रावधान है कि कितना आप खर्च कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा ऑडिट कराया जाता है भाई? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कौन सा? अच्छा, एक प्राइवेट व्यक्ति अनाप शनाप खर्चा कर दिया, क्या उसके लिए प्रोप्राइटरी ऑडिट एप्लीकेबल होगा? बोलिए, नहीं होगा। प्राइवेट के लिए तो है ही नहीं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? मान लीजिए भाई साहब का दुकान है, अपना दुकान में 4 पंखा 4 एसी लगा के रखें, जिसका दरकार नहीं है। 100 स्क्वायर फीट का दुकान है, 4 एसी 4 पंखा। ठीक बात है। क्या इस पे प्रोप्राइटरी ऑडिट एप्लीकेबल होगा? क्या इसको बोल सकता है ऑडिटर कि तुमने फालतू का खर्चा किया है? सिर्फ और सिर्फ किसको बोल सकता है? गवर्नमेंट को। किसको? तो प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या भाई? प्रोप्राइटरी ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिटर विल चेक रेशनैलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और नॉट। इसे हम कौन सा ऑडिट कहते हैं? प्रोप्राइटरी ऑडिट। कौन सा? नेक्स्ट है एनवायरमेंट ऑडिट। सुना ध्यान से, एकदम अच्छे से सुनिए भाई। एनवायरमेंट ऑडिट, बोलो क्या बोले हैं? ये एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है? अच्छे से सुनिए बालक लोग, सुना। और 2 टॉपिक है, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए, एनवायरमेंट ऑडिट कौन सा? और आप लोगों से वादा भी किया गया था कि चैप्टर फिनिश करके आइए। किसका बात करें? एनवायरमेंट ऑडिट। सुनिए, एनवायरमेंट ऑडिट में क्या करेगा ऑडिटर? एनवायरमेंट को चेक करेगा। एनवायरमेंट को क्या चेक करेगा? कि हम लोग जो पोल्यूशन फैला रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे फैक्ट्री चल रहा है पोल्यूशन निकल रहा, गाड़ी चल रहा पोल्यूशन हो रहा है, तो जो भी पोल्यूशन हो रहा है एक परमिसेबल लिमिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक परमिसेबल लिमिट में हो रहा है या? ये कहाँ चेक किया जाएगा? एनवायरमेंट ऑडिट में। कहाँ चेक किया जाएगा? माने एनवायरमेंट ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच एनवायरमेंट एक्सपर्ट, ऑडिटर नहीं, एनवायरमेंट एक्सपर्ट चेक पोल्यूशन विद इन द कंट्रोलेबल लिमिट और नॉट। माने जो पोल्यूशन है जो एक लिमिट में है या नहीं है, ये कहाँ चेक किया जाएगा? एनवायरमेंट ऑडिट। कहाँ पे? देखिएगा, कभी कभी दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाता है कि वहाँ की सरकार को, समझ रहे हैं, अब नियम लगाना पड़ता है कि भाई घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। यस, लॉकडाउन वाला परिस्थिति हो जाता है वहाँ पे, गाड़ी को और डिपेंड कर दिया जाता है कि भाई गाड़ी वगैरह कम चलेगा क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा फैल जाता है। समझ। अच्छा, ये कैसे वो लोग चेक करता है? एनवायरमेंट एक्सपर्ट का टीम है और उसका एक बैरोमीटर हो लोग का मापने का। वो बैरोमीटर में इतना से ज़्यादा जाते ही भाई पोल्यूशन बाहर चला गया लिमिट का, लोग तुरंत चेक कर लेते हैं, तुरंत ट्रेस कर लेता है। समझ पा रहे? और वहाँ पराली जलाने से ये सब होता है। हरियाणा के साइड में पराली भाई, वो साधारण भाषा में बात करें तो जो धान का और गेहूं का जड़ होता है ना, वो लोग जला देते हैं। आइए, बात नहीं, एनवायरमेंट बात नहीं करिए, एकदम समझाने दीजिए, लेट हो जाएगा। एनवायरमेंट ऑडिट कौन सा ऑडिट? तो एनवायरमेंट ऑडिट में एनवायरमेंट एक्सपर्ट यही चेक करेगा कि पोल्यूशन
लिमिट के तहत हो रहा है या नहीं हो रहा, समझ पा रहे? इसे कौन सा ऑडिट कहते हैं? इन्वायरमेंट ऑडिट। कौन सा ऑडिट? क्लियर है क्या? टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। इनकम टैक्स पर्पज के लिए जो ऑडिट हम कराएंगे उसे कौन सा ऑडिट कहते हैं? टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट डन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज, इनकम टैक्स पर्पज, समझ रहे हैं? इसे हम कौन सा ऑडिट कहते हैं भाई? टैक्स ऑडिट। कौन सा ऑडिट? क्लियर है क्या? मार्क करते हैं हम लोग बालक।